नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसका यह हमारा भाग 2 है। अर्थात इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य की प्रारंभिक चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आपको बताना चाहेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये हमारा जो टॉपिक आता है, और आज का हमारा वीडियो जो है ये MCQ फॉर्म में रहने वाला है, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है, जो पॉइंट है, कवर करवाने की कोशिश करेंगे। साथ में आज का हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से बेस्ड है अशोक के अभिलेख के ऊपर और अशोक के ऊपर। ठीक है, सम्राट अशोक के ऊपर हमारा आज का ये जो वीडियो है ये बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल परीक्षिता एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अगर हमें किसी प्रकार के सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बेसिक सी थोड़ी सी बातें जितना पढ़ोगे उतना हमें याद रहेगा। तो मौर्य साम्राज्य का जो शासन काल था वो 322 BC से 185 BC के दौरान रहा था। इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से, जिन्होंने नंद वंश के घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, और इनके पुत्र बिंदुसार बाद में गद्दी संभालते हैं। और बिंदुसार जो होते हैं ये आजीवक संप्रदाय के जो होते हैं अनुयायी होते हैं। इसके बाद इनका पुत्र जो है सम्राट अशोक जो है मगध का राजा बनता है। चलिए, तो हम अशोक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन वही है कि अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 269 BC में जो अशोक रहता है वो मगध की राजगद्दी पर बैठता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 322 BC में जो है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठता है। 298 BC में इसका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार बैठता है। बिंदुसार के बाद जो है 269 BC में जो है अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो किया था 261 BC में। 261 BC इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब जो अशोक के दीर्घ शिलालेख है उसके 13वें लेख में इस बात का उल्लेख है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अपने शासन के 90वें वर्ष जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8 वर्षों बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो दोनों का मतलब एक ही, 8 वर्ष बाद अर्थात 90वें वर्ष में ही बात चल रही है। तो 261 BC में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, और कुछ में उसको देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अशोक का कौन सा अभिलेख खोजा गया था। अशोक ने अपने शासन को संचालित करने के लिए कई प्रकार के अभिलेख लिखे थे, पत्थरों में, गुफाओं में, धातु पत्रों पर, जिसमें उसकी राजाज्ञाएं होती थी, उसकी व्यक्तिगत जानकारी होती थी। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो अशोक की बात ही हम उसके अभिलेखों के आधार पर करते हैं। ठीक है, सम्राट अशोक जिसने काफ़ी जो है अपनी विजय पताका संपूर्ण भारत पर लहराई। चलिए, तो यहाँ पर अभिलेख क्या होता है आप सभी जानते हैं कि पत्थरों पर, धातु पत्रों पर किसी प्रकार के लेख लिखे जाते हैं, इसको अभिलेख कहते हैं। तो जब हम अशोक की बात करें तो कौन सा, अशोक ने कई अभिलेख लिखे, पहला कौन सा लिखा अशोक ने वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसका पहला कौन सा अभिलेख खोजा और समझा उसकी बात चल रही है। तो अशोक का सर्वप्रथम पहला अभिलेख जो खोजा गया था दिल्ली मेरठ अभिलेख था। ठीक है, कौन सा अभिलेख था, दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसको कि टिफेन थैलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, पाद्रेट्री फैंथेलर भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तो हम इसको लिख देते हैं।
फैनथेलर जो है, इन्होंने 1750 में अशोक का अभिलेख खोजा था। इसको दिल्ली मेरठ अभिलेख कहने का मतलब क्या है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि पहले ये अभिलेख जो था मेरठ में स्थित था, उत्तर प्रदेश में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जब शासनकाल था अंग्रेजों से भी पहले, तब उसको भी ये मिला था और उसको बड़ा अच्छा लगा था, तो वो दिल्ली ले गया था। तो दिल्ली मेरठ अभिलेख इसलिए इसको जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख मिले वो एक भाषा में थे, जो कि अंग्रेज़ों ने उसके अभिलेख खोजे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ना वो इंग्लिश में थे, ना वो अरबी में था, उर्दू में था, ना हिंदी में था, वो एक अलग ही भाषा में था। तो इसे बाद में रीड करने में सफलता अर्जित करी 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और उसी से उसने हमारे भारत का जो इतिहास है वो और अधिक गहरा गया। तो अशोक के दीर्घ शिलालेख में कितने लेखों का उल्लेख है। ठीक है, अशोक के शिलालेख की जब बात आई है तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ समझाना चाहेंगे कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, फिर हम बेसिकली वन बाय वन उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख है, जिसमें उसने अपनी राजाज्ञाएं या जो भी विवरण लिखा हुआ है, वो बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, अर्थात जो लेख बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए उनको शिलालेख कहा गया। दूसरा है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी पत्थर ही का एक प्रकार था, लेकिन ये स्तंभ की तरह होते थे, अर्थात एक जैसे कि आपने कुतुब मीनार देखा होगा, इस प्रकार से स्तंभ लाइक स्ट्रक्चर बना दिए जाते थे और उस पर लेख लिख दिए जाते थे, तो स्तंभ लेख। फिर है गुहा लेख, अर्थात जो गुफाओं में लेख लिखे गए हैं। इसी प्रकार से फिर 4th कैटेगरी है धातु लेख की। तो अशोक के जितने भी अभिलेख है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख और धातु लेख। अगर हम शिलालेख की बात करें तो शिलालेख की भी 2 प्रकार है, एक है दीर्घ शिलालेख और एक है लघु शिलालेख। इसी प्रकार से स्तंभ लेख की भी 2 कैटेगरी है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, तो जो दीर्घ शिलालेख है इसमें 14 लेखों का समूह है। जिस प्रकार से हमारे भारत का संविधान होता है उसमें विभिन्न धाराएं होती है, ठीक है, इसी प्रकार से या किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में या कानून में कुछ धाराएं होती है, अध्याय होते हैं, उसी प्रकार से जो अशोक है, सम्राट अशोक है, उसने 14 लेख, जो भी उस 14 लेख हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, उसको प्रिंट करवाया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, इस प्रकार से 14 लेखों का समूह जो है लिखा हुआ है। और ये हमें भारत के उस समय के तत्कालीन अखंड भारत के 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए थे। कौन कौन से, हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार अशोक के लघु शिलालेख भी है, जो कि इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लघु शिलालेख में उसकी व्यक्तिगत जानकारियां हमें प्राप्त होती है, और जो दीर्घ शिलालेख है इसमें जो राज्य की समय शासन व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अशोक के स्तंभ लेख भी मिले हैं, जिसमें कि 7 लेखों का समूह है, जो कि 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अशोक के जो हैं लघु स्तंभ लेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। गुहा लेखों की बात करें तो अशोक ने जो कुछ आजीवक संप्रदाय के लोगों को अपनी गुफाएं मतलब उनके लिए गुफाएं बनवाई थी और उसमें कुछ लेख लिखे। इसी प्रकार धातु लेख मतलब जो धातुओं पर लेख लिखे हुए हैं। तो इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो बिल्कुल अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे हमारे क्वेश्चंस को समझते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, अशोक के दीर्घ शिलालेख में कितने लेखों का उल्लेख है। तो जस्ट अभी हमने बात करी, समझ गए होंगे, 14 लेखों का उल्लेख है। चलिए, अब अशोक के दीर्घ शिलालेख निम्न में से किन स्थानों से मिले हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, मानसहरा पाकिस्तान में पड़ता है, क्या यहाँ से मिले हैं। धौली और जोगढ़ ये दोनों ही जगह उड़ीसा में हैं। कालसी जो है उत्तराखंड में पड़ता है, सोपारा महाराष्ट्र में है, क्या यहाँ से मिला है। और गिरनार गुजरात या एरागुड़ी आंध्र प्रदेश से मिला है, कहाँ से मिला है, या उपरोक्त सभी से मिला है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी से मिला है। अभी हमने आपको बताया था कि अशोक के जो दीर्घ शिलालेख है उसमें 14 लेखों का समूह है, वो 8 विभिन्न स्थानों से मिला है। तो हमने हर पॉइंट में 2-2 कवर किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाने का उद्देश्य ये है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। हो सकता है अब एग्जाम में शाहबाजगढ़ी एक ऑप्शन हो और 3 ऑप्शन कोई दूसरे हों,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे ही नाम याद रखना है। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा पाकिस्तान, धौली और जोगड़ उड़ीसा, कालसी उत्तराखंड, सोपारा महाराष्ट्र और गिरनार गुजरात और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए, तो अब 14 लेख की बात हम कर लेते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन अगर हम निकालें कुल मिलाकर तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है जीव हत्या निषेध पहले लेख में, इसका कुछ एक सार लिखा हुआ था, तो इसको हमने शॉर्ट में करा है। तो अशोक का जो पहला लेख था उसमें इसने लिखा था जीव हत्या निषेध थी, अर्थात पशु बलि की निंदा की गई थी, पहला लेख। दूसरा इसका जो लेख था इसमें विजित राज्यों की व्यवस्था थी, मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख था, साथ में इसके विजित राज्यों सीमांत प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं कि इस लेख में उल्लेखित है कि जो राजा है उसने विजित राज्य जो भी उसने जीते थे वह अन्य सीमांत प्रदेश जैसे चोल, पांडे, सात्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी व यवन राजा व 4 अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में प्रियदर्शनी ने मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इसके विजित प्रदेश थे या इसके जो पड़ोसी प्रदेश है वहाँ पर इसने क्या करा था, पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध किया था। तो आप सोच सकते हैं कि पशुओं के प्रति किस प्रकार से हमदर्दी रखी होगी। जिसे कि हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था, तो उसके भी साल पहले अर्थात कितने साल पहले की बात चल रही है, तो पशु बलि डेफिनेटली होती होगी, काफ़ी संख्या में होती होगी। तो इसने पशु बलि की निंदा की है और साथ में पशुओं के उपचार की भी योजना बनाई है। इसका तीसरा अभिलेख ये कहता है कि हर 5वें वर्ष पे राज्य का इसके अधिकारी जो है दौरा करेंगे। जो भी इसका पूरा राज्य था तो इसमें इसने कहा है कि प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे, लेकिन जो अवंतिका है वहाँ पर प्रति तीसरे वर्ष राज्य का दौरा किया जाएगा। चौथा अभिलेख इसका कहता है कि प्रियदर्शी का मतलब है अशोक, क्योंकि इसके अभिलेख में प्रियदर्शी ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो बाद के आने वाले जो पर्सन थे उन्होंने इसको डिकोड करा कि हाँ इस प्रियदर्शी मतलब क्या है, तो ये अशोक है। कि प्रियदर्शी के धर्म आचरण से भैरी घोष धम्म घोष में बदल गया। प्रजा में धम्म की शिक्षा द्वारा जीवित प्राणियों के हत्या का त्याग, संबंधियों ब्राह्मण व श्रवणों का आदर, माता पिता का आज्ञा पालन इतना बढ़ गया जितना पहले कई वर्षों तक नहीं हुआ था। तो धम्म घोष जो है उसके बुद्ध की नीति के अनुसरण की ओर जो है उसका इंगित करता है। भैरी घोष में मतलब जब वो मारकाट ज़्यादा करता था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के बारे में ऐसा भी लिखा गया है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, और जब कलिंग पर उसने आक्रमण किया था तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया था और वो बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आया था। उस प्रकार से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसा के पथ को पर अपना उपदेश दिया था। इसी प्रकार से जो 5वां लेख है वो बताता है कि 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो धम्म के प्रचार तथा जनता के कल्याण व सुख के लिए कार्य करेगा। 14वें वर्ष का मतलब है कि अशोक के शासन काल संभालने के 14वें वर्ष में उसने धम्मा नामक महाअधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक का छठा लेख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के परिप्रेक्ष्य में जानना समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसने चुस्त प्रशासन की ओर संकेत किया था। अशोक चाहता था कि हर समय, चाहे मैं भोजन करता रहूं या अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूं या सवारी पर, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित करवाएं। और यही चीज़ जो है इसके दादा अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की भी की थी कि हम कितने भी बिजी रहे, कितना भी कुछ रहे, लेकिन आप प्रजा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हमें बताते रहिए। अर्थात उस समय चुस्त प्रशासन था। ऐसा नहीं कि हम आराम कर रहे तो नो डिस्टर्ब, भैया नॉक करके आओ, ये नहीं था। अगर इमरजेंसी है, कुछ ज़रूरी है और अगर प्रजा के कल्याण और सुख के संबंध में बात है तो आप हमें हर समय जो है बता सकते हैं। ये इसके अधिकारियों को आदेश था। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो अब 7वां लेख है इसमें कहा गया है कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, सभी धर्म संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं, क्योंकि उस समय भी ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म जो है अपनी पराकाष्ठा पे था। सबके अपने अपने रीति रिवाज थे, तो उसको लेकर इसने एक बहुत ही सहिष्णुता भरा संदेश दिया था। इसी प्रकार अशोक का जो 8वां अभिलेख है इसमें 10वें वर्ष में आखेटक यात्राओं की जगह धम्म यात्रा का प्रारंभ बोध गया से किया। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में
किस जगह की यात्रा की थी, तो उत्तर है बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, हमने अभी जिस तरीके से आगे देखा कि अशोक ने अपने 5वें लेख में लिखा था, हालांकि ऊपर नीचे है कि 14वें वर्ष में उसने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, और वो 8वें लेख में लिख रहा है कि 10वें वर्ष में आखेटक यात्रा की जगह धम्म यात्रा का प्रारंभ बोध गया से किया, क्योंकि हमें पता है कि अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, उससे हृदय परिवर्तित हुआ था और धम्म भेरी घोष जो धम्म घोष में बदल गया था। और बदल गया था मतलब क्या है, आखेटक यात्रा मतलब शिकार मत करो, अब आप धम्म यात्रा कर रहे हो। ठीक है, धाम नहीं है, धम्म मतलब धर्म का प्रचार करो, अहिंसा वाले मार्ग को अपनाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका जो है 8वां अभिलेख था। 9वें अभिलेख में वो कहता है कि सच्ची भेंट था, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया था, अर्थात धम्म रूपी मंगलाचार्य की यहाँ पर बात की गई थी। 10वें लेख में धम्म का पालन करने पर बल दिया गया था। अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें अभिलेख में कहा था उसने कि धम्म की व्याख्या की गई थी, अर्थात प्रशंसा की गई थी। 12वें लेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में समझाया गया था। और अब 13वां लेख इंपॉर्टेंट है। 13वें लेख में कहा था कि राज्याभिषेक के 90वें वर्ष पर इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 90वें वर्ष पे या अपने शासन के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, अतः हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है, अशोक ने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14वें लेख में कहा एक जो है मॉरल निकाला था उसने कि कहीं कभी ऐसा होता है कि कहीं बार लापरवाही या लिपिकार की भूल से लेखों में गलतियां हो सकती है। ठीक है, हमसे भी हो जाती है कभी कभी बोलने में, हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, पता नहीं चलता है, लिखने में हो जाती है, तो ये उसने भी कंसिडर किया था। चलिए, तो ये 14 लेखों का समूह है, किसका, अशोक के 14 लेखों का समूह है, जो कि उसके दीर्घ शिलालेख हैं और भारत के 8 विभिन्न स्थानों से ये अब तक प्राप्त हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अशोक का जो 11वें नंबर की घोषणा है, जो 12वें नंबर की घोषणा है, जो 13वें नंबर की घोषणा है, ये जो उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं अभिलेख, हमने बताया था जोगढ़ उड़ीसा और धौली उड़ीसा। ठीक है, 2 प्लेस थे, धौली और जोगढ़, तो वहाँ पर अशोक का 11, 12, 13 नंबर का अभिलेख उल्लेखित नहीं है, अर्थात धम्म की प्रशंसा, धार्मिक सहिष्णुता और जो 90वें वर्ष कलिंग वाला बात है वो वहाँ पर नहीं लिखा है, बल्कि इसकी जगह पे 2 और अन्य अभिलेख लिखे हुए हैं, जिसे पृथक अभिलेख की संज्ञा दी गई है। और समझ सकते हैं क्योंकि कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता था, वहाँ पर आक्रमण किया था, तो उसने यहाँ पर और अलग चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके कि किन अभिलेखों में जो है दीर्घ शिलालेखों में 11, 12, 13वां लेख उल्लेखित नहीं है, तो वो है धौली और जोगढ़ का अभिलेख। या फिर पूछा जा सकता है कि पृथक शिलालेख किन अभिलेखों में उत्कीर्णित है, तो वो है हमारे उड़ीसा वाले अभिलेख, अर्थात धौली और जोगढ़ अभिलेख। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं प्रथम कलिंग लेख के बारे में। तो पहला लेख में लिखता है, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, क्योंकि कलिंग पर आक्रमण किया था तो हृदय जो है परिवर्तित था, उदारीकरण दिखाना था। अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों तथा नगर के न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा है। अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में प्रति 5वें वर्ष, उज्जैन व तक्षशिला में प्रति 30वें वर्ष महामात्य नामक अधिकारियों को भेजूंगा। और द्वितीय शिलालेख में कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, तो ये उनके प्रति अपना एक उदारीकरण दृष्टिकोण प्रदर्शित कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो 2 अभिलेख हैं इनको पृथक अभिलेख कहते हैं, और ये कहाँ से मिले हैं, केवल धौली और जोगढ़ से। ठीक है, जो कि उड़ीसा में पड़ते हैं। 11, 12, 13 नंबर का अभिलेख उल्लेखित नहीं है, उसकी जगह पर ये 2 लेख है। चलिए, तो आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अब लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, क्वेश्चन ये है। हमने बात करी थी अशोक के दीर्घ शिलालेख के बारे में, जो कि 14 विभिन्न लेखों का समूह है, 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार लघु शिलालेख की बात करें तो लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रूपनाथ जबलपुर, गुर्जरा जो कि दतिया में पड़ता है, सारोमारो, शहडोल, पनगुड़िया सीहोर, मास्की अभिलेख कर्नाटक, भाब्रू या विराट अभिलेख राजस्थान, या एर्रागुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश, या उपरोक्त सभी ऑप्शन में नहीं लिखा है, लेकिन ये सारे अभिलेख जो है अशोक के लघु शिलालेख कहलाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हैं ताकि कोई गुंजाइश ही नहीं रहे हमारे क्वेश्चन गलत होने की। अब इन 7 ऑप्शन आपको याद है तो इस
इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से अगर पूछा जाए तो हम आंसर दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बताया है। चलिए, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन नहीं बनाया है या नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं या पूछा जा सकता है। मांस के अभिलेख जो है कहाँ पर मिला था, तो ये कर्नाटक में। भाब्रू अभिलेख की बात करें तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट पे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के किन अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है? ठीक है, हम जानते हैं जैसा कि जो अशोक के दीर्घ शिलालेख थे, जिसके अभी हमने शुरुआत में चर्चा की है, वहां पर अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा हुआ है बल्कि प्रियदर्शी लिखा हुआ है। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी लिखा हुआ है। तो अब अशोक नाम कहाँ से मिलता है? तो क्या उसको मिलता है मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, नित्तूर, उड़ेगोलम, सन्नाती, गुर्जर दतिया या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जगह से जो अभिलेख मिले हैं, नाम याद रख लीजिए सभी के, इन सभी में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। चलिए, अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं को मगधा राज कहा है, अर्थात मगध का राजा कहा है? किस अभिलेख में अपने को मगध का सम्राट कहा है या मगध का राजा कहा है? तो इसका उत्तर है भाब्रू अभिलेख, जो कि राजस्थान में पड़ता है और यह अशोक का लघु शिलालेख था। चलिए, अशोक के स्तंभ लेखों में कितने लेखों का समूह है? अब हम स्तंभ लेखों पे आ चुके हैं। तो हमने स्टार्टिंग में इसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो आप वो समझ गए हैं, तो आंसर देने में पर्याप्त होंगे। तो इसका आंसर है 7 लेखों का समूह है। अब बात करते हैं अशोक के वृहद स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमने यहाँ पर भी सारे ऑप्शन दे दिए हैं। तो अशोक के जो 7 लेखों का समूह है, जो वृहद स्तंभलेख है, वो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है दिल्ली मेरठ। हमने बताया कि अभिलेख पहले मेरठ में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है इसे दिल्ली ले गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह पहले हरियाणा के टोपरा में था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया, और यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जिस पे 7 लेख उत्कीर्ण हैं। तो वो है दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, और सभी पे 6 उत्कीर्णित हैं, और ये 6 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। और जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, यही वो पहला अभिलेख है जिसको जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और इसमें जो देवनाम प्रियदर्शी था, उसने उस समय अनुमान जो है जेम्स प्रिंसेस ने किससे लगाया था? श्रीलंका के दस्सू राजा से लगाया था। लेकिन बाद में विलियम जोन्स ने इसको डिकोड करके कहा था, नहीं है, भारत के सम्राट अशोक की बात चल रही है। ठीक है, तो कई सारे नाम राजाएं रख लेते थे, अपनी उपाधि रख लेते थे। चलिए, तो इसी प्रकार के अशोक के और कहाँ से जो है स्तंभ मिले हैं, वृहद स्तंभ लेख मिले हैं? तो लोरिया अरेराज बिहार, लोरिया नंदनगढ़ बिहार, रामपरवा बिहार, और कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश। हो सकता है कभी कभी कौशाम्बी अभिलेख करके दिया हो या प्रयाग स्तंभ लेख करके दिया हो, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख की, तो अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। ठीक है, कौशाम्बी से मिला था, लेकिन जहांगीर ने इसे कहाँ पर रख दिया था? प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में रख दिया था अकबर ने। कहीं कहीं पर अकबर लिखा रहता है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में हुआ था, इसीलिए अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित कर दिया था, इसलिए इसको स्तंभ या प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रानी का अभिलेख है, इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अशोक की रानी जो थी कारुवाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख है इसमें, और इस अभिलेख को हम बोलते हैं कौशाम्बी अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के लघु स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो लघु स्तंभ है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सांची जो कि रायसेन में पड़ता है, सारनाथ उत्तर प्रदेश, और जो है रुम्मन देई। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, रुम्मिन देई,
स्तंभ लेख जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, रुम्मनदेही स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख ये भी नेपाल में पड़ता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है अशोक के स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। शुरू से हमारे इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दीर्घ शिलालेख की हमने बात करी थी, फिर लघु शिलालेख की बात करी थी, फिर हमने दीर्घ स्तंभ लेख की बात करी थी 6 स्थानों की। अब हम बात कर रहे हैं 4 मुख्य स्थानों की जो कि लघु स्तंभ लेख मिले थे। तो वो थे सांची स्तंभ लेख रायसेन में मध्य प्रदेश में पड़ता है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, रुम्मनदेही नेपाल में है और निगाली सागर जो है आपका नेपाल में है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अशोक के किस अभिलेख से धार्मिक कर बलि को समाप्त होने की जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है रुम्मनदेही अभिलेख। तो रुम्मनदेही अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में रुम्मनदेवी जो कि कहाँ पर पड़ता है, लुम्बिनी में पड़ता है, जहाँ पर लुम्बिनी पता होगा आपको क्यों फेमस है, नेपाल में आता है। लुम्बिनी में आया था और यहाँ पर इसने धार्मिक कर बलि को समाप्त कर रहा था। ठीक है, बलि एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था, इसको समाप्त किया था और भाग जो कि एक और कर था उसको घटाकर 1/8 कर दिया था। किसने, अशोक ने। अब आप सोचिए कि उस समय पे अर्थात 200 BC पहले अगर हम बात करें, आज 2022 चल रहा है, तो आप मान लीजिए 2200 साल पहले अशोक ने कर को कितना कम करा था। और आज से मात्र 200-300 साल पहले जब अंग्रेज थे, पढ़ा है ना हमने स्थायी बंदोबस्त में कितना कर लेते थे वो, 90% टैक्स लेते थे। कितना ज़्यादा है 90% टैक्स, 50% टैक्स, कितना अत्याचार करते थे। उससे पहले तो पहले के समय में था। चलिए, तो रुम्मनदेही अभिलेख की हम बात करें तो अशोक ने इसकी यात्रा कब की थी, शासन के 20वें वर्ष। तो अब हम आपको फटाफट एक और चीज़ बताना चाहेंगे, कंपैरेटिवली है इसलिए आप इसको याद कर लेना कि अशोक के शासन का जब 10वां वर्ष था तब इसने कहाँ की यात्रा की थी, बौद्ध गया की यात्रा की थी। जब अशोक के शासन का 12वां वर्ष था तब इसने कहाँ की यात्रा की थी, तो इसने निगाली सागर की यात्रा की थी जो कि नेपाल में पड़ता है। जब अशोक के अपने शासन का 20वां वर्ष था तब इसने कहाँ की यात्रा की थी, तो रुम्मनदेही की यात्रा की थी जो कि नेपाल में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए निम्न में से किस गुफा का निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका आंसर है सही उत्तर गोपी गुफा का निर्माण नहीं करवाया था। सिंपल सी बात है, चारों ऑप्शन मतलब अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं हैं, ठीक है, बिहार में स्थित जो बराबर की गुफाएं हैं आजीवक संप्रदाय के लिए, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, ठीक है चौपार है, और लोम ऋषि गुफा, ठीक है लोमड़ी नहीं है, लोम ऋषि गुफा है, लोम ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाया था। ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पुत्र दशरथ ने निम्न में से आजीवक संप्रदाय के लिए किस गुफा का निर्माण नहीं करवाया था? तो सिंपल सी बात है, इन तीनों का करवाया था। और सुदामा गुफा का निर्माण जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं, किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। तो ये इसका सही आंसर है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे जो छोटा स्तंभ लेख है वो है रुम्मनदेही स्तंभ लेख।